हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो हमारी पृथ्वी पे हवाएं चलती हैं यानी कि जो विंड्स हैं, उसका पैटर्न या फिर जो वायु की प्रणाली है पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके हमने 2 मंथ की चर्चा कर ली थी। एक तो आपका जनवरी और दूसरा जुलाई, यानी कि सर्दियों के महीने में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएँ किस तरह से बहती हैं, और जो जुलाई का महीना यानी कि जो गर्मियों का मौसम है उसमें जो हवाएँ हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में किस तरह से बहती हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। पिछले 2 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग जिन हवाओं की बात कर रहे हैं वो रियलिस्टिक विंड पैटर्न है, यानी कि जो हवाओं की या वायु की जो प्रणाली है वो आदर्श नहीं बल्कि रियल रूप में, यानी कि वास्तविक रूप में किस तरह से पृथ्वी के ऊपर हवाएं बहती हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि देखिए, अगर एज ए थ्योरी कहें तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे सामने ये एक आदर्श हवाओं का फिगर है, यानी कि अगर सब कुछ सही हो तो पृथ्वी पे इस तरह से हवाएं बहना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे तो पृथ्वी पे इस तरीके से, यानी कि ये ऐसे इस डायरेक्शन में वेस्टर्लीज बहेंगी, इस तरह से ट्रेड विंड्स बहेंगी पूरे साल, और इस तरह से पोलर ईस्टर्लीज बहेंगी पूरे साल, यानी कि इनकी यही डायरेक्शन रहेगी। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि इनकी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, या फिर कह लीजिए इनकी जो पोजीशन है यानी कि इनकी जो स्थिति है हवाओं की, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ITCZ जो है कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी उत्तरी गोलार्ध को पढ़ते हुए। और इन सारी चीज़ों की वजह से होता क्या है कि जो एक आइडियलिस्टिक विंड पैटर्न है या कह लीजिए आदर्श वायु प्रणाली है वो पृथ्वी पे काम नहीं करती है, और उसकी जगह पे हमको जो स्टडी करना पड़ती है वो होता है रियलिस्टिक विंड पैटर्न, यानी कि वो वायु प्रणाली जो पृथ्वी पे वास्तविक रूप से काम करती है। तो आज हम लोग जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो वायु प्रणाली है, जो वास्तविक वायु प्रणाली है, यानी कि जो रियलिस्टिक विंड पैटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो उत्तरी गोलार्ध की तरह यहाँ पे भी हम गर्मियों के मौसम से ही शुरू करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध की बात भी हम जो करेंगे, यानी कि जो साउथ हेमिस्फीयर है इसकी भी जो बात करेंगे वो हम गर्मियों के मौसम से करेंगे। अब जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गर्मियों का मौसम किस महीने में होता है? आपने सही सोचा है, जनवरी में होता है। यानी कि जब हमारे यहाँ सर्दियाँ हो रही होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम चल रहा होता है। तो आज हम लोग जनवरी के मंथ की बात करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ आपको याद होगी कि हम लोगों ने हर वीडियो में पढ़ा है, अभी पिछले जो 2 वीडियोस पढ़े उसमें भी पढ़ा है कि जो महासागर होते हैं वो देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, यानी कि उनके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव इतनी जल्दी या बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं पड़ता। यानी कि जो वाटर होता है या फिर जो हमारा पानी होता है उसके ऊपर जो टेम्परेचर में चेंज आते हैं उसका प्रभाव उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता। यानी कि टेम्परेचर सपोज़ अचानक से 40 डिग्री से 20 डिग्री हो गया तो पानी भी साथ में उसके 40 से 20 डिग्री नहीं हो जाएगा। पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि पहले 35 फिर 30, यानी बहुत ही ग्रेजुअली जो है इसके टेम्परेचर में कमी आएगी। वहीं पे लैंड क्या होती है? लैंड जो है बहुत तेज़ी से ठंडी होती है और बहुत तेज़ी से गर्म होती है। यानी कि अगर सपोज़ टेम्परेचर 40 डिग्री से 20 डिग्री हो गया तेज़ी से, तो लैंड भी इस टेम्परेचर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगी, यानी कि जो ज़मीन है उसका भी टेम्परेचर इतना ही हो जाएगा बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है बहुत जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। तो अब देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस क्यों किया। सीधी सी बात है, जो दक्षिणी गोलार्ध है पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें जो हमारा ओशियंस है वो ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें प्रधानता किस चीज़ की है? जल की। तो ओशियंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए क्या होगा, जब ओशियंस ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, जहाँ पे लैंड ज़्यादा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या ज़्यादा है? लैंड ज़्यादा है, तो टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है। अब साउथ हेमिस्फीयर में क्योंकि जो लैंड है वो कम है और जो ओशियंस है वो ज़्यादा है, यानी कॉन्टिनेंट का पार्ट कम है और ओशियन का ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो ओशियन है वो टेम्परेचर को इतनी तेज़ी से बदलने नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध की वायु प्रणाली होती है वो आइडियलिस्टिक के करीब होती है, यानी कि आदर्श जो प्रणाली है वायु की उसके करीब होती है, लेकिन आदर्श होती नहीं है, आदर्श के करीब होती है। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे लैंड है थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं जो अंटार्कटिका का रीजन है, यानी पोल वाला रीजन, वहाँ तो हम लोग जानते हैं कि लैंड है ही, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, राइट। इसके साथ ही 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हम लोग जानते हैं हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये कुछ हिस्से हैं जहाँ पे लैंड है। दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच तो लैंड बहुत ही कम है, और उसके बाद सीधे में पोलार रीजन में फिर से एक बार लैंड का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है अंटार्कटिका के रूप में। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि लैंड जो है
कम है। अब देखिए लैंड से हो क्या रहा है कम होने से, हम लोग जानते हैं हवाएं कैसे चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ आती हैं, कहाँ से, हाई प्रेशर से, राइट। ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं। अब देखिए अगर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा बदलेगा, तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो भी तेज़ी से बदलेगा। और जब प्रेशर बदल जाएगा, मान लीजिए जिस स्थान पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था, अब वहाँ पे लो प्रेशर हो गया है, या फिर उतना ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं रह गया है, या इसका उल्टा सोच लेते हैं कि जहाँ पे लो प्रेशर था वहाँ पे इतना ज़्यादा लो प्रेशर नहीं रह गया है, हल्का सा हाई प्रेशर बन गया है, तो जाहिर सी बात है जो हवाओं की स्पीड है, जो हवाओं की डायरेक्शन है, उस सब पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर उतनी तेज़ी से बदलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओशियंस हैं, तो इसलिए जो वायु दाब है वो भी इतना ज़्यादा नहीं बदलता है, यानी कि जो हमारा प्रेशर है, या कह लीजिए जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं बदलती हैं। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि जो आइसोबार्स होती हैं, यानी कि वायुदाब रेखाएँ होती हैं, सम वायुदाब रेखाएँ, यानी कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएँ, वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में जब आइसोबार्स शिफ्ट नहीं हो रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो वायुदाब की प्रवणता है, या फिर कह लीजिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा है। जब तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा है, तो जो विंड्स हैं उनका पैटर्न भी आइडियलिस्टिक के करीब होगा। अब देखिए इतना डिटेल में मैंने आपको ये क्यों बताया है। यूपीएससी का एक क्वेश्चन इमेजिन करिए कि क्या कारण है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो विंड्स फ्लो करती हैं उनका पैटर्न रियलिस्टिक ज़्यादा होता है, या कह लीजिए आइडियलिस्टिक के उतना पास नहीं होता है, जितना कि दक्षिणी गोलार्ध में जो विंड्स फ्लो करती हैं उनका जो कह लीजिए डायरेक्शन है, या जो पैटर्न है, वो रियलिस्टिक के जितना पास होता है, सॉरी आइडियलिस्टिक के। कहने का मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएँ बहती हैं वो आइडियलिस्टिक पैटर्न पर क्यों ज़्यादा बहती हैं उत्तरी गोलार्ध से। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना होंगी कि प्रेशर ग्रेडियंट की क्या बात है, प्रेशर ग्रेडियंट क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि प्रेशर नहीं चेंज होता है। प्रेशर क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि जो आइसोबार्स हैं वो उतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। आइसोबार्स क्यों नहीं शिफ्ट होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है। टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आता है, क्योंकि ओशियन ज़्यादा है। ओशियन है तो इससे क्या होता है, यानी कि ओशियन तो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से एक पूरी चेन बना के आपको इसका आंसर लिखना होगा। अब देखिए जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ देखे हैं, जो या फिर जो लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है वगैरह वगैरह, वही लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टॉपिक देखें तो उसके बैकग्राउंड में जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, भले ही आप कहीं और से देखिए, लेकिन आपको आना चाहिए। अब देखिए कुछ वायुदाब की बातें कर लेते हैं कि किस तरह से जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें वायुदाब पाया जाता है। अब जो साउथ पोल है अंटार्कटिका, हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, लगातार साल भर बर्फ़ जमी रहती है। तो यहाँ पे तो जो हाई प्रेशर है वो पूरे साल पाया जाएगा, क्योंकि ठंडा है तो हाई प्रेशर, गर्म होता तो लो प्रेशर, तो यहाँ पे तो पूरे साल ही हाई प्रेशर पाया जाएगा। लेकिन इसके बाद आता है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये वाली 60 डिग्री वाली सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी चारों पृथ्वी के चारों तरफ, या कह लीजिए जो हमारा ग्लोब है या जो पृथ्वी है उस पर पूरी पृथ्वी पे यहाँ भी ये जो लो प्रेशर बेल्ट है लगातार बनी रहेगी, यानी कहीं पे भी ये टूटती नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ये जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, वही आंसर है, क्योंकि सारे के सारे पार्ट में ओशियन है। जब सारे के सारे पार्ट में ओशियन है तो टेम्परेचर एक समान रहता है, तो इसमें जो है अविच्छिन्नता बनी रहती है, यानी कि इसमें कोई टूटन नहीं आती है, या कह लीजिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन टाइप का नहीं आता है। एक तरह से एक कह लीजिए जो क्रम होता है इसका, उसमें ये बनी रहती है। तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट भी जो है पृथ्वी के चारों ओर अविच्छिन्न रूप से पाई जाती है। फिर देखिए आती है हमारी अगली जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये वाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हम लोगों ने देख लिया सब पोलार हाई प्रेशर बेल्ट, वो क्या है, पूरे साल बनी रहती है। क्यों, क्योंकि सर्दी जो बहुत ज़्यादा है। सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट पूरे साल बनी रहती है। क्यों, क्योंकि केवल यहाँ पे ओशियंस है, लैंड है ही नहीं, यानी कि अविच्छिन्न रूप से पूरे साल यहाँ पे पाई जाती है इस हिस्से में ग्लोब के। फिर आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं अश्वक्षांश। तो इसका क्या है, ये भी आपका लगभग पूरे साल बना रहता है, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है लगभग पूरे साल बना रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन जगहों पे थोड़ी सी विच्छिन्नता दिखाई देगी, यानी कि जो बेल्ट है वो थोड़ी सी कह लीजिए कि डिस्ट्रैक्ट होगी। उसका रीज़न है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे लैंड पाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी बेल्ट है वो डिस्ट्रैक्ट होगी। चलिए अभी आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो
देखिए, अब हम लोग बात शुरू करते हैं अपने जनवरी महीने की, यानी कि गर्मियों के मौसम की, कि गर्मियों का जब मौसम चल रहा है तो किस तरह से यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट होंगी दक्षिणी गोलार्ध में, और उनके शिफ्ट होने की वजह से जनवरी के महीने में या गर्मियों के मौसम में किस तरह से हवाओं की जो दिशा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या वायु जो है यहाँ पर जो विंड पैटर्न है वो किस तरह से प्रभावित होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है और आपका साउथ अफ्रीका है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं या महाद्वीप हैं। जब कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप हैं तो क्या होगा, हम लोग गर्मियों के मौसम की बात कर रहे हैं। जब गर्मियों का मौसम होगा तो ये कॉन्टिनेंट जो हैं गर्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है या अश्वक्षांशीय पेटी है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही क्या होगा, ये सारे प्लेसेस जो हम लोगों ने अभी देखा, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन जगहों पे चक्रवात बनने लगेंगे। चक्रवात हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उसे भी पढ़ेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में जो आते हैं उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो गर्म हो गई है और जो पास का समुद्र है वो ठंडा है, तो इसलिए जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वो एक तरह से चक्रवात के रूप में तटों पे आके टकराएंगी, तो यहाँ पे चक्रवात बनने लगेंगे। अच्छा देखिए, फिर जो हम लोगों की सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है, इसके साथ क्या होगा। गर्मियों का महीना चल रहा है, राइट, यहाँ पे जनवरी है, यानी कि गर्मियों का महीना चल रहा है। अब गर्मियों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि अगर 30 डिग्री था तो 40 हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि प्रेशर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर उतना ही कम होगा। तो अब देखिए, जनवरी का महीना चल रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी लो होता जाएगा। तो जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर मिल गया, जिसकी वजह से प्रेशर जो है और भी ज़्यादा लो हो गया। तो जब प्रेशर और भी ज़्यादा कम हो गया तो जो हमारी सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे जो वेस्टर्लीज़ विंड चल रही हैं, ये जो वेस्टर्लीज़ विंड बनाई गई हैं, ये जो चल रही हैं, अब इन वेस्टर्लीज़ विंड का क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये जो हमारी पेटी है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसके साथ ही पूरे साल ही यहाँ पे वेस्टर्लीज़ बहुत तेज़ चलती हैं। हालांकि जो गर्मियों का मौसम है उसमें ये हमारी पेटी भी मजबूत हुई है, लेकिन पूरे साल यहाँ पे वेस्टर्लीज़ विंड जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं इस पूरे जोन में। तो वेस्टर्लीज़ विंड इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों चलती हैं, यानी कि जो पछुआ हवाएं हैं उनकी गति इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होती है। इनकी गति देखिए तेज़ होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो लैंड या ज़मीन है वो नहीं पाई जाती है। जब हवा जो है ज़मीन से या किसी तट से टकराती है, किसी पहाड़ से टकराती है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। अब जब रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो ये विंड अपनी फ्रीली फुल स्पीड से बह पाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी वेस्टर्लीज़ विंड है उनकी जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गति बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको देखिए कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि जो 30 डिग्री के आसपास आपकी पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज़ विंड बहती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रोरिंग 30s, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 50 डिग्री के आसपास, 50-60 डिग्री के आसपास, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूरियस 50s, यानी कि जो 50 डिग्री के आसपास है उसे कहेंगे फ्यूरियस 50s। तो F से ही ये याद रहेगा। और 60 डिग्री के आसपास उसको कहते हैं श्रिंकिंग 60s, यानी कि एक तरह से चीखता हुआ, कहते हैं 28 टाइप से इसकी हिंदी होती है। तो श्रिंकिंग 60s 60 डिग्री के आसपास होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास होता है आपका रोरिंग 40s, 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास होता है फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री पे होता है श्रिंकिंग 60s। ये सारे किस चीज़ के नाम हैं, आपकी जो वेस्टर्लीज़ विंड या पछुआ हवाएं हैं उसके ये नाम हैं। और क्योंकि यहाँ पे लैंड नहीं है या स्थल नहीं है, इसलिए ये इतनी तेज़ी से यहाँ पे फ्लो कर पाती हैं। अब चलिए अगला और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, जो हमारी इक्वेटर या ITCZ है, इसके साथ क्या होता है, ये आपकी इस दिशा में यानी दक्षिणी दिशा में खिसक जाती है, यानी कि नीचे की ओर खिसक जाती है। देखिए, हम लोगों ने देखा था जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा था तो ITCZ भी खिसक के कर्क रेखा पे पहुंच गई थी, यानी धीरे धीरे ITCZ जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। और जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो जो ITCZ है वो भी कर्क रेखा पे पहुँच जाती है। अब ITCZ कर्क रेखा पे पहुँच जाती है, इसका सीधा सा मतलब है
कि जो हमारी विषुवत रेखा पे जितना टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर इस स्थान पे हो जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे लो हो जाता है। अच्छा, अब देखिए यही घटना कहाँ घटेगी, नीचे की तरफ घटेगी। नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में या साउथ पोल में घटेगी, साउथ हेमिस्फीयर में घटेगी। ये किस तरह से घटना होगी या फिर ये किस तरह से कंडीशन बनेगी। अब क्या हो रहा है, जो हमारा सूर्य है वो यहाँ पे चमक रहा है, यानी कि नीचे वाले हिस्से में सीधा चमक रहा है। तो ऐसे में हमारी जो इक्वेटर है वो भी नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। इक्वेटर मूव कर जाएगी मतलब इक्वेटर पे जो स्थान है वो तो मूव नहीं कर जाएंगे, लेकिन जितना टेम्परेचर यहाँ पे इक्वेटर पे पाया जाता था, ITCZ पे पाया जाता था, उतना टेम्परेचर अब नीचे पाया जाएगा। अच्छा, जितना टेम्परेचर अगर ऊपर पाया जाता था ITCZ पे, उतना ही टेम्परेचर अगर यहाँ पे मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर भी यहाँ पे उतना ही होगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। तो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे इस स्थान पे लो प्रेशर बन गया है। ठीक है, अब लो प्रेशर यहाँ पे बन जाने से क्या होगा, जो विंड्स हैं हमारी ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो क्या करेंगी ITCZ को या फिर ये जो हमारी विषुवत रेखा है इसको पार करके दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगी। तो जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, वो क्या करेंगी, विषुवत रेखा को पार करके कहाँ आ जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी। क्यों कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इनको लो प्रेशर मिल रहा है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, और हमारी जो हवाएं हैं वो कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये जो हमारी बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, अश्वक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी है। तो हाई प्रेशर बेल्ट है यानी उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से हवाएं जनरली कहाँ तक आना चाहिए थी, ITCZ तक। अब ITCZ क्या हुआ है, नीचे खिसक गया है। तो जब ITCZ नीचे खिसक गया है तो एक तरह से मान लीजिए ITCZ एक चुंबक था जिसको उठा के हम लोगों ने नीचे रख दिया है। यहाँ पे जो चुंबक था उसको उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो अब यहाँ पे ये सारी हवाएं खींचने लगेंगी। तो इससे क्या होगा, ये सारी हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएंगी। और इनकी जो दिशा है वो क्या होगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। अब ये नॉर्थ वेस्ट दिशा क्यों हो रही है, देखिए बहुत ही सिंपल है। हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे बल काम करते हैं, जैसे कि कोरियालिस इफेक्ट हो गया, और भी हम लोगों ने इस तरह के बल पढ़े हैं। तो उनके संयुक्त प्रभाव से क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई ITCZ को पार करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई ये हवाएं कहाँ जाने लगेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगेंगी, क्योंकि जो हमारी ITCZ है वो दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गई है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो गर्मियों का महीना जो सर्दियों का महीना है, या आप कह लीजिए जो जुलाई का मंथ है दक्षिणी गोलार्ध में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वो हमारा विंड पैटर्न पे लास्ट वीडियो होगा इस वाली सीरीज़ में। फिर हम लोग मानसून वगैरह को देखेंगे।